बाब, नग़म, फेरी टेल। मैं कहानियों की रस्या थी। फेरी टेल। कम उम्री में ये नाम सुना, फिर उसी को अपना जिहान मान समझा। गर्जा मुझे कहानियों से उल्फत थी, मगर चंद चीज़ें मेरी बेजारी बढ़ाती थीं। मुझे शहजादे नहीं भाते थे, मुझे उनकी जलावतनी नहीं रुलाती थी। मुझे शहजादियों से नफरत थी, क्योंकि उन्हें बस सहारों से उल्फत थी। कहानियों ने मुझ पे सोच के दर खोले, दास्तानों ने छीने हुए पर खोले। सुनाया करती थी मैं किस्से परिस्तानों के, दोस्तों के साथ सर जोड़े। एक रोज हकीकत मुझ पे वारिद हुई, और फिर हर कहानी मेरे जहन से हारिज हुई। एक लिस्माती लम्हे के जेर असर मैंने एक दुनिया देखी, वही जो फेरी टेल का असल थी। वो जिसमें सिंड्रेला की माँ लालची नहीं, हाँ मगर सिंड्रेला फसादी थी। रेड राइडिंग हुड भेड़ियों का शिकार नहीं बनी, हाँ मगर उनकी संगत जरूर थी। किले में कैद शहजादी फरार के रास्ते से वाकिफ थी, मगर उसे एक रोमानी ताल्लुक की जरूरत थी। ऐसी स्याह हकीकत में मेरी आंखें चुंधे आईं। मैंने तो बस फरेब में जिंदगी बहलाई। उस रोज मुझे फेरी टेल्स से नफरत हुई, मगर शहजादियों से हमदर्दी हुई। शहजादियां असल में हीरो थीं, मगर रोमान परवर लिखारी के लिए जीरो थीं। हाँ, शहजादी नहीं थी जालिम, चुड़ैल नहीं थी गाजिब, स्याही ना थी काबिज। कलम की नोक ने सिंड्रेला को मासूम बनाया, स्नो वाइट को मजलूम बनाया, शहजादियों को हमदर्द और देखने वालों को अपनी सोच का महकूम बनाया। इस तस्लीमाती दुनिया के पार कदम रखते मैंने चंद फैसले किए, गलत सही नहीं मालूम, बस किए। मुझे बनना था शहजादा खुद, किले की हाकिम चुड़ैल खुद, गाड़ के अंदर का देव खुद, सात बोनों की मलका खुद, सेब में मौजूद जहर से बड़ा जहर खुद। मेरी सहेलियां हमजोलियां, एक बात बांध लो पहलू में, कहानियों के सहारे झूठे हैं, लिखारियों के वादे खोटे हैं। लो भूरा सफ़ा हाथ में तुम डुबो, खुश कलम स्याही की बरसात में तुम बनो कहानी का शहजादा, मलका, चुड़ैल, शहजादी, हंजर, जहर, तैराक, सब साथ में तुम। मौजूदा दिन से 2 दिन कबल यकम जनवरी का जिक्र है, जिससे फिल्मों में जूम की आवाज़ के साथ कहानी को पीछे ले जाया जाता है, जिससे किताबों के सफ़े पलटे जाते हैं, और जिस तरह वक्त की सुइयों को पीछे मुड़ा जाता है, और जिससे पानी में तैरती कश्ती को उल्टे चप्पू चलाते पीछे ले जाया जाता है, उसी तरह हम नए साल की उस रात को याद करते हुए अब उसी साल की सुबह को खुशगवार बनाएंगे। सर्दी हद से बढ़ गई थी। कैसब के डिज़ाइनर सुर्ख पड़ती नाक हाथों को रगड़कर गरमाइश पहुंचाते इमारत के अंदर दाखिल होते थे, और अंदर आकर ऑटोमेटिक हीटर से गर्म ऑफिसेस बदन को राहत देते थे। आज कैस गंभीर अपने ऑफिस के बजाय डिज़ाइनर्स के केबिन्स के चक्कर काट रहा था। हर डिज़ाइनर के पास रुककर थोड़ी देर तक तनकीदी नज़रों से उनका काम देखता हूँ, फिर रद्द करता या फिर ठीक है कहकर आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट में था। अभी लिफ्ट के दरवाजे बंद होते कि किसी ने अपनी सुर्खिल दरवाजे के दरम्यान में फंसा ली। लोहे के पट जुदा हुए, दरवाज़ा खुला और जीनिया हाकिम अंदर आई। उसकी छोटी सुर्ख आंखें और सूजी हुई थीं। शायद वो कल रात रोती रही थी। गैस चेहरा मोबाइल पे झुकाए हुए था। अपने बॉस को गुड मॉर्निंग कहना ऑफिस एथिक्स में शुमार होता है। चेहरा मोबाइल पे झुकाए उससे दादी, तुम मेरे बॉस हो, ये वैसे तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद करना। शायद तुम कहना चाहती नहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद फैसला करोगी। कैसे चेहरा मोबाइल से उठाकर खाऊं, कॉन्ट्रैक्ट की शकें इस बार मैं तय करूंगी। लिफ्ट खुली, गैस बगैर कुछ कहे बाहर आया हूँ। जीनिया ने भी उसके साथ कदम बढ़ाए। थोड़ी देर बाद वो गैस के ऑफिस में थे। जीनिया कुर्सी पे बैठी थी, बाजू सीने पे बांध रखे थे। गैस अपने लैपटॉप पे नसें जमाए हुए था। चंद पल बाद उसे स्क्रीन गिरा दी। 120 नकात, इतनी गिनती भी आती है? 123 ज़कात है। आखिरी शक में लिखा है कि हम दोनों के दरमियान स्टे की कोई पाबंदी नहीं। मैं सिफा हाथ में लेकर आया करूंगी, और तुम टर्मिनेशन लेटर टाइप करके रखना। जीनिया ने तैसे ही गैस आगे को हुआ, संजीदगी से जीनिया को देखा। ये सब किसी फिल्म ड्रामा में अच्छा लगेगा। यह हकीकत है जीनिया, यहाँ हम एक दूसरे को पाबंद किए बगैर कैसे रहेंगे? यही यही तो बात है। ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं, हकीकत है। अगर कोई कहानी होती तो इस वक्त तुम और मैं यहाँ ना होते। कहानियाँ फास्ट होती हैं। अगर हम किसी कहानी का किरदार होते तो इस वक्त लिखारी ने हम पे
ऑफिस रोमांस ट्रूप बना दिया होता। हालांकि सीरियल किलर और मासूम दोशीज़ा का ट्रूप बनना चाहिए था। कैसे अपनी राय पेश की? मुझे नहीं पता था कि तुम खुद को मासूम दोशीज़ा समझते हो। सुनहरी आंखें मासूम में से पटपटाई। मैं खुद को क्या समझता हूँ ये अहम नहीं। तो मुझे सीरियल किलर, साइको बॉस या फिर हफ्ती नफ्सियाती ज़रूर समझो, ताकि मेरे आगे के रवैये तुम्हारा दिल ना तोड़ें। कम से कम रवैये मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। या फिर ये कहना बेहतर होगा कि तुम्हारे रवैयों से यकदम उसे बलाज याद आया था, और जिस बुरी तरह से उसका दिल बलाज ने तोड़ा था, उसे एक बार फिर दिल से खून रिश्ता महसूस हो। चेहरा सपाट रहा, मगर सीनी अपनी आंखों का क्या करे, कमबख्त सारे ख्याल कह देती थी। ठीक है, चूंकि तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे और माशाल्लाह से तुम काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो, तो मेरे कुछ हदूद और नकात हैं। उससे पीछे होकर लैपटॉप पे उंगलियां चलाईं, फिर सीनिया को इशारा किया। ईमेल में लहजा करें। जीनिया ने अपने मोबाइल फ़ोन पे मौसूल हुई नई ईमेल खोली। 172 नकात उसके लब मुस्कुराहट में डले, फिर उससे पढ़ना शुरू किया। हर शक पे उसकी मुस्कुराहट तंज में खुल जाती थी, जैसे हाँ हाँ, मैं तो ये सब मान लूंगी कहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ये 172 नकात जो हैं सब मान लूंगी? चेहरा हथेली पे गिराए मासूमियत से पूछा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे 122 नकात सीने पे तावीज़ की तरह नक्श कर लूँगा? दोनों की आंखों में चैलेंज था। न दोनों ने झुकना था, न पीछे हटना था, मगर जीनिया के पास हल थे। हम दोनों बीच का हल निकाल लेते हैं। न तुम मेरी शकीम मानो और ना मैं तुम्हारी। हमारे दरमियान दो मायदे होंगे, एक प्राइवेसी, दूसरा पैसा, बस। आई एग्री। गैस तुरंत बोला। मैं हर रोज इस्तीफा पर्स में रख कर आऊंगी, और तुम टर्मिनेशन लेटर टाइप करके रखना। हम दोनों आज़ाद होंगे। आई एग्री। वो एक बार फिर बोला। जीनिया ने नोटपैड उठाया, पेन से चंद अल्फाज घसीटे और गैस के सामने किया। हम दोनों जिस दिन अलग हुए, एक दूसरे के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम दोनों जब चाहें अलग हो सकते हैं। एक दूसरे से सवाल का हक हम दोनों को नहीं। वो आवाज़ के साथ पढ़ने लगा। हम दोनों एक दूसरे को महफिल में मौजूए गुफ्तगू नहीं बनाएंगे। वो पढ़ता जाता, साथ साथ दोहराता जाता। आई एग्री। हम दोनों एक दूसरे को नापसंद करें या फिर नफरत, लेकिन कारोबारी मुफाद के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई एग्री। और नकात यहाँ खत्म हुए। कैसे सताइशी नजरें उठाकर उसे देखा, जैसे इस हल से खुश हुआ हो, मगर फिर रुका। आंखों में चमक सी दर आई। नोट पैड उठाया, जल्दी जल्दी चंद अल्फाज घसीटे, फिर उंगली से नोट पैड आगे किया। जीनिया ने झुक कर देखा। तुम मुझे आप कहा करोगी, आखिर में लिखा था। जीनिया मुस्कुराई। कैसा मुस्कुराया। सुनहरी आंखों वाली लड़की ने पेन उठाया, कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किया, साथ दोहराया। आई एग्री। गैस को खुशगवार से हैरत हुई। सीने ने झुककर बैग उठाया, हाथ गैस की जाने बढ़ाया। उससे भी अपना हाथ बढ़ाया, और फिर मिलाए बगैर हाथ ऊपर नीचे किए। चंद पल बाद वो दरवाजे से बाहर जाती नजर आई। कैसे यूं ही बिला इरादा एक नज़र उस नोटपैड को देखा। वहाँ तुम मुझे आप कहा करोगी, उस सतर में आपको काट कर तुम मुझे तुम कहा करोगी लिखा गया था। गैस के सारे जिस्म में गोया आग लग गई हो। आखिर उससे क्यों लगा था कि जीनिया हाकिम उसकी बात मान लेगी। मौजूदा दिन। ये तुम रोज रात को इतनी देर तक क्यों जागती हो? दादी की आवाज़ से पलंग पर लेटी गूंज पूरी तरह गड़बड़ाई थी। चेहरे पे हल्का हल्का पसीना आ गया। दादी कड़ी नजरों से उसे ही देख रही थी, हाथ में चाय नमाज सा। मैं कल रात भी देख रही थी, तुम कॉल पे बात कर रही थी, तुम रो रही थी। मुझे आवाज़ नहीं आई, मगर मैं अंधी नहीं हूँ। 2 दिन से दादी गूंज के साथ ही सो रही थी, और कल रात बिलाखिर गूंज ने मजबूर होकर सेगम को कॉल की थी। आदत, गुनाह की आदत बड़ी गंदी होती है। कमबख्त इंसान को हवार भी करवाती है, इज्जत नफ्स भी ख़त्म करवाती है, और गिल के तूफान में भी तनहा छोड़ देती है। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी। असल में वो रो रही थी, तो मुझे भी रोना आ गया। वो जल्दी से संभल कर बोली। खुफिया दोस्तियां रखने वाली लड़कियों को घर में झूठ कहने की अच्छी खासी मश्क होती है। मुझे तो कुछ और लगता है, तुम किन चक्रों में पड़ गई हो कुंजा? दादी धीरे से उसके करीब आ बैठी। अपने भाई बाप को जानती हो ना, हाकिम तुम्हें जिंदा दफना सकता है अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की। ये याद रखना। जब मैं कुछ कर ही नहीं रही, तो फिर अब्बा किस बात पे मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे? वो चढ़ थोड़ी। आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अंदर ही अंदर उसका दिल धड़क रहा था, मगर वो रिठाई से खड़ी थी। दादी चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर धीरे से बड़बड़ाई। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कूश का दिल डूब कर उभरा था। यानी वो शक नहीं कर रही थी, यानी वो हकीकत जानती थी।
थोड़ी देर बाद उससे नमाज पढ़ी, सुकून आया। सारा वक्त ध्यान इसी तरफ लगा रहा कि दादी को अगर इस वक्त पे जवाब दे देती तो वो ज़्यादा मुतमिन हो जाती। अगर उस रात कहीं छुप कर कॉल की होती तो आज ये ना होता। वो आयत भूली थी। उसे सजदे 4 बार किए, 4 रकात को 2 पढ़ा। नमाज खराब हो चुकी थी। जिनके दिल में खोट हो, जो हद से भरे हुए हों, उन्हें इबादतें सुकून नहीं देती, उन्हें इबादतें मुतमईन नहीं करती। ज़िक्र खोटे दिलों पे नहीं उतरता। क्या हम बात कर सकते हैं? बिस्तर पर लेटे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए उसे व्हाट्सएप पे ये पैगाम मौसूल हुआ था। उसे लगा ये सेगम है मगर नंबर अनजान था। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बल्कि अगर तुम चाहो तो पिछली बार की तरह सिर्फ मैं बोलूँगा, तुम सुनना। वो शल सी रह गई। दिलो दिमाग में एक जुमला सा गूंजने लगा। क्या किसी ने तुम्हें बताया है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? कई लम्हे उससे कोई जवाबी पैगाम ना लिखा या दिल ने मलामत की। वो सेगम के अलावा किसी और का कैसे सोच रही थी। वो किसी और के मैसेजेस पे उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर रही थी। वो शायद ये नहीं जानती थी कि आराम रास्ते पे चलते कदम डगमगाए होते हैं। उन्हें जिस तरफ मुड़ो मुड़ जाते हैं। हाँ, मगर वो रास्ता भी हराम ही होता है। क्या मैं तुम्हें वॉइस नोट भेज सकता हूँ? अगर तुम इनकार करोगी तो मैं कोई पेशकदमी नहीं करूँगा। वो ना नहीं कह सकती थी। कुछ लोगों के लिए ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें हराम की चस लग जाए। ऐसे लोग सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं रह सकते। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? कांपती उंगलियों और धड़कते दिल के साथ उससे मिलाकर एक मैसेज किया था और शुरुआत हो चुकी थी। गुनाह का साइकिल शुरू। 3 माह में तुम्हें सोचा है, तुम्हारी बातें की हैं। तुम्हें लगता है ये नंबर लाना कोई मुश्किल काम था? जवाब फौरी तौर पे आया था। गूंज ने कंबल सर तक डाल लिया। मोबाइल की नीली रोशनी अब उसके चेहरे पे पड़ रही थी। वो दुनिया से छुप गई थी। रब का क्या, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। चंद लम्हात के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। काफ़ी देर बाद एक भोजन सा पैगाम मौसूल हुआ। जानता हूँ, लेकिन दिल पे किसी का इख्तियार नहीं होता, मेरा भी नहीं है। अगली बात उससे वॉइस नोट में गई थी। क्या वो तुम्हें ऐसे चाहता है जैसे मैं? क्या उसने कभी तुम्हारी तारीफ की है? कभी बस तुम्हें सुनने की ख्वाहिश जाहिर की है? नहीं की होगी, कर ही नहीं सकता। क्या उसने कभी तुम्हें बताया है कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? कूंज ने याद करने की कोशिश की और उसे याद आया कि जेगम ने कभी उसकी तारीफ नहीं की। उसे घंटों नहीं सुना। घंटों उससे कहा नहीं। बस मसरूफियत के रोने रोए थे सवाए मुझे तो तुम ब्लेसिंग लगती हो। के अलावा आज तक उससे कुछ अच्छा ना कहा था। मुझे फरिया ने सब बताया है। मेरी बात याद रखना, तुम घाटे का सौदा कर रही हो। वो लड़का कभी तुम्हारी कदर करेगा नहीं, क्योंकि वो खामोश हो गया। क्योंकि कूंज को अगली बात सुनने की बेताबी हुई। क्योंकि तुम बस उसकी मंगेतर हो, मोहब्बत नहीं। कूंज के दिल को ये अल्फाज फर्शे की तरह घुप गए थे। वो चुपचाप उसे सुनती रही। मेरी बातों की सच्चाई पे यकीन आ जाएगा तुम्हें। उस वक्त का इंतज़ार करना और मैं तुम्हारी एक हाँ का इंतज़ार करूँगा। अगले ही पल ऑनलाइन का नुकता उसे ऑफलाइन दिखा रहा था। कूंज को उसी तरह अपनी ज़िंदगी से हर कनेक्शन टूटता महसूस हुआ। मेरी गंभीर के कमरे में आज एक तरफ कैमरा रखा था और सामने कुर्सी पे वो खुद बैठा था। सब स्कोल गले वाली शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट पहने, सबसी कार्गो पेंट, बाल आज बेतरतीब थे। सारा ध्यान सामने कैमरे पे था। मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल कई किस्म की बुराइयों में मुलविस है, जिनमें से कई एक का इजहार वो बिला झिझक कर देते हैं, मगर कुछ बुराइयों के मुतालिक अपनी ज़ुबान सी लेते हैं। उन्हीं बुराइयों में से एक ऐसी बुराई है जो बिल्कुल फेरी टेल जैसी है। जानते हैं वो कौन सी? उससे सांस लेने का वक्फा लिया, फिर कहा, पोर्नोग्राफी एक फेरी टेल है। क्यों? है ना? वीडियो देखने वालों को बेख्तियार उस पर गुस्सा आना था। मैं सही कह रहा हूँ। जब भी हम कोई फ़हश मवाद देखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो वो एक फेरी टेल जैसा होता है, जहाँ हमें मज़ा आता है, वक्ती सुकून मिलता है, लेकिन हर लज्जत की इंतहा झुंझलाहट है। जैसे ही हम पोर्न देख कर हटते हुए हमारे अंदर झुंझलाहट भर जाती है। कई बार ढेर सारा गिल्ट, क्या अगर हमने ये क्यों देखा, क्यों पढ़ा, क्यों सुना। फेरी टेल जो ही ख़त्म होती है हमारे अंदर बेचैनी सी भर जाती है। लोग पोर्न क्यों देखते हैं? उसे सोचने का वक्त लिया। मेरा ख्याल है ये सब अचानक नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आप आदी बनते जाते हैं। जैसे कि शुरू शुरू में आप रोमांस के नाम पे फहश पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं, ये एक नशे जैसा है, क्योंकि ये सब देखते और पढ़ते वक्त इंसान पे एक
सरूर सतारी होता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तलब बढ़ जाती है और फिर इंसान पोर्नोग्राफी की दुनिया में कदम रख लेता है, जहाँ जाना सिर्फ एक गूगल सर्च जितना दूर है, मगर वापसी उसके लिए जान लगा देनी पड़ती है। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। आज उसका अंदाज बेहद संजीदा था। ज़्यादातर लड़कियां अपने पार्टनर्स की रिकमेंडेशन पे ये सब देखते हैं और फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। दुनिया की हकीकत से चंद पल की दूरी, वक्ती खुशी, जज्बात का सैलाब और एक सरूर। सिर्फ इन जज्बात की खातिर आप खुद को किस दोजख में धकेल रहे हैं? कभी सोचा है? पोर्नोग्राफी एडिक्ट शादी के बाद भी उन गैर असली चीज़ों का ख्वाहिशमंद होता है जो उसने देखी, और जब उसे अपने पार्टनर से वो सब कुछ नहीं मिल पाता, तब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। उसे गुस्सा आने लगता है, अपने ही पार्टनर से उसे बेजारी होने लगती है। जहाँ दो जिंदगियां तबाह हो रही होती हैं, वहीं कई बार बच्चे, घर के बाकी लोग भी मुतासिर होते हैं। सादी ने ताज्जुब से गर्दन नफी में हिलाई। मैंने कई बुराइयों में मुलविस लोगों को देखा है, मगर जितने फ्रस्ट्रेटेड और बेजार शर्मिंदा पोर्न एडिक्ट्स होते हैं, उतना शर्मिंदा आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद भी इस बात से वाकिफ होते हैं कि वो गलत हैं, फंस चुके हैं और उनको इस गंध से बाहर आना है। फेरी टेल लंबा अरसा नहीं चला करती। उन्हें अपने वजूद से घिन आती है, खुद से और अपने बार बार दोहराए उस अमल से कोफ्त होती है। ऐसे में वो या तो शर्मिंदा रह रहकर एक दिन मायूस हो जाते हैं, या तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर बेहिस बनकर अपनी आदत को दोहराने चले जाते हैं। लेकिन क्या उनके लिए कोई नजात नहीं? वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट लोगों के लिए तार्स का काम किया करती थी। नजात है, बिल्कुल है, लेकिन ये रास्ता कठिन है। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब हम एक गलत ताल्लुक में पड़ते हैं या फिर ऐसे फहाश मवाद के आदी हो जाते हैं, तब हम बहुत कहते हैं कि यार, वापसी तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो होगा। जब एक सुर्ख लाइन जिसे अल्लाह ने बना दिया हुआ है, उसे क्रॉस करेंगे, उससे बगावत करेंगे, फिर मुकद्दर में रुसवाई और परेशानी तो आएगी। लेकिन उसका ज़र्फ तो देखें कि वो अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। वो हमेशा आपकी वापसी का इंतज़ार करता रहता है। और उसे वापसी के उस रास्ते को इतना तकलीफदेह क्यों बनाया जानते हैं? जब एक बच्चा बार बार कोई शरारत करता है और अपनी माँ की बनाई हद, मोहब्बत, डांट कुछ नहीं सुनता, तब माँ उसे चोट लगने देती है, हल्की सी चोट, ताकि बच्चे को अकल आ जाए। इंसान बड़ा ही ढीठ है। जब तक उसे चोट नहीं लगती, जब तक हारदार कांटे उसका जिस्म नहीं चबोते, तब तक वो राह रास्त पर नहीं आता। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। रास्ता कैसा है? उसने मेज पर रखा पानी का गिलास पिया और फिर कहना जारी रखा। सबसे ज़रूरी शय है विल पावर। आपने सोच लेना है कि अब बस इस काम को नहीं करना है। उसके बाद आता है खुद को ज़्यादातर तन्हाई ना देना। जाहिर है, आप महफिल में बैठकर पोर्न नहीं देख सकते। आप तन्हा होते हैं तभी आप खुद पे कंट्रोल खोने लगते हैं। और अगर आप ज़्यादातर तन्हाई में रहते हैं, तो उसका मुतबादिल ढूंढें। कोई शो, कोई कॉमेडी, और सबसे बढ़कर कुरान। उसे सुने, एक आयत, दो आयत, मगर उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो कलाम पाक है। कुरान का मौजू इंसान है, और ये रास्ता जो आप छोड़ रहे हैं, यहाँ कई बार आपको प्यार भरी वार्निंग, तलाश से, मोहब्बत की एक पुकार की ज़रूरत होगी, जो एक क्रेडिबल शख्सियत से मिलेगी तो आपके अंदर तकवीत उतरेगी। जैसे कि अगर अल्लाह कुरान में आपसे कह दे कि वो इस कठिन सफ़र में भी आप पे आपके उस्ताद से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा, तब आपके दिल में जो तसल्ली उतरेगी, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। वो मवाद डिलीट करें जो आपको उस तरफ गायब करता है। जैसे कि अगर नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन या फिर उस तरह की किताबें जिनमें ऐसा मवाद मिलता हो, उन्हें बायकॉट करें। अगर आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, तो नफ्स को एक दिलासा दें। खुद को कहें कि मैं अब महीने में सिर्फ एक बार पोर्न देखूंगा। खुद के साथ जंग लड़ें, चैलेंजेस दें, और जब वो वक्त आ जाए तब ये सोचें कि जहाँ इतने दिन मैंने खुद को पाक और नाइस रखा है, तो आज खुद को मैला क्यों करूं? वो रुका, एक वक्फा लिया, फिर दोबारा जारी रखा। यकीन रखें खुद पे, आप नोबल हैं, अल्लाह के करीब हैं। वो आपको अगर आज मेरी बात सुनवा रहा है, तो ये आपका साइन है कि आप जिस बुराई में मुलविस हैं उसे तर्क करें। और अगर कोई बुराई आपको याद नहीं, तो मेरी बात सुनते हुए जो सबसे पहले बुरा ख्याल आया उसे तर्क करें। जिन लोगों को सिग्नल्स मिलते रहें, वो खुशकिस्मत होते हैं, आपकी तरह। अभी आप पे मुनहसर है कि हक की बात पे गर्दन झुका देते हैं या फिर सरकशी दिखाते हैं। मैं आपकी तरफ से प्रोग्रेस का इंतज़ार करूँगा।
गहरी सांस लेते उससे अलविदाई कलामात कहे और फिर कैमरा बंद कर दिया। अल्फाज कई लम्हे वहाँ गूंजते रहे थे। आग में रखी लकड़ी की पेंट सारी रात पड़ने वाली ओस से गीली हो गई थी। भूरी लकड़ी अपना रंग बदल रही थी। आसपास रश पड़ रहा था। हर तरफ से कबाब, पॉपकॉर्न और मुख्तलिफ खानों की खुशबुएं उठ रही थीं। उन सबसे बेनियाज सीनिया हाकिम गीली लकड़ी की बेंच पे बैठी थी। चाय का कप साथ रखा था जिससे भाप उठ रही थी। सुरमाई ओवरकोट के ऊपर सर को स्कार्फ से ढके वो मोबाइल की स्क्रीन को तक रही थी। फिर आखिर एक गहरी सांस लेते हुए उससे बच्चों को कॉल मिलाई थी। शफाफ चेहरा उठाकर आसमान को तका और आंखें मूंदी। कॉल अटेंड हो गई थी मगर दोनों खामोश रहे। सीनिया होंठ काटते हुए सही अल्फाज तलाश करती रही और बशर सपाट चेहरे के साथ उसके कहने का मुंतज़िर रहा। मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने जवाब नहीं दिया। कूंज की बात हुई तो थी तुमसे, बताया नहीं उससे मैं कहाँ हूँ। आज पहली बार उसे बशर के लहजे में अजनबीपन महसूस हुआ। जीनिया के दिल को कुछ हुआ था। मैं कॉल बैक का इंतज़ार कर रही थी अदा। मसरूफ था, काम की बात करो जैनी। उसके लहजे में ढूंढने से भी नरमी नहीं मिलती थी। जीने ने अल्फाज मुश्तमा किए। उरूज को घर वापस ले आओ। अदा, मैं तुम दोनों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। अब्बा ने कहा है उरूज तब वापस आएगी जब वलाज यहाँ आएगा, हमसे माफ़ी मांगेगा और तुम्हारे साथ अपना रवैया दुरुस्त रखेगा। वरना वो तलाक की बातें कर रहा है, मैं उसकी बहन को तलाक भी नहीं दूंगा। सारी जिंदगी बैठी रहे। तुम अब्दुल्ला बन रहे हो। तुम तो बशर हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बशर? उसकी आवाज़ गीली होने लगी थी। सीनिया हाकिम में गलत इक्वेशन में फंस चुकी थी। बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट। वो चबा चबा कर बोला। तुमने मुझे कॉल की जैनी, तुमने मुझे बताया कि बलाज ने तुम्हें मारा है क्योंकि तुम चाहती थी मैं भी वही सलूक दोहराऊं। तुम चाहती थी अगर बलाज ने तलाक की धमकी दी है तो मैं भी देकर दिखाऊं। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती थी? जीनिया खामोश हो गई। बेबसी से लब काटते हुए उसके पास अल्फाज खत्म हुए। वो ये सब नहीं चाहती थी। वो बस बलाज को डराना चाहती थी। मैं तो फंस कर रह गया हूँ यार। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मुझसे शर्म आती है मुझे। ये शादी मैंने अब्बा और तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए की। अब लगता है गलत किया। हर इंसान को शादी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करनी चाहिए क्योंकि निभानी उसी को होती है। मैंने अपनी बीवी को इसलिए घर से निकाला क्योंकि उसके भाई ने मेरी बहन पे हाथ उठाया। ये शादी बोझ बन गई है यार। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मरने वाला था। मैंने अपने बच्चे को मौत तक ला खड़ा किया। मैंने हमेशा तुम सबके लिए कुर्बानी दी है, हर दफा मैं ही क्यों? मैंने तुमसे कुर्बानी नहीं मांगी बशर। तुम। मैं मांग रहा हूँ जैनी। जिंदगी में पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। दे सकती हो? वो सीने की बात काट कर बोला था। आवाज़ बेकरार सी थी। मांगो, क्या मांगते हो? उससे आंखें साफ की। खुद को हर मुश्किल मरहले से गुजरने को तैयार किया। बशर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग लेगा? बलाज के साथ निभा करो जैनी। अल्फाज शीशे की मानिंद सीने के कानों में पिघले थे। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारी मंगनी एक बार टूट चुकी है। अब शादी टूट गई तो जानती हो क्या होगा? कूंज का सोचो जैनी। उसकी मंगनी टूट गई तो? और अगर तुम्हारे और बलाज के दरमियान चीज़ें ठीक नहीं हो सकी तो मेरे और रूज के दरमियान भी कुछ ठीक नहीं हो सकेगा। तुम्हारे पास हमेशा हल होते हैं, कोई हल निकालो प्लीज़। कई लम्हे सीनिया कुछ कहने की काबिल न रही थी। अगर कुछ भी हल होने जैसा ना रहा हो तो, अगर कोई रास्ता बचा ही ना हो तो बताओ अदा, फिर मैं क्या करूं? आज उसे अंदाज़ा हुआ था कि अगर बशर को मालूम होता बलाज उसे तलाक दे चुका है तो आज कम से कम उससे निभाह करने को ना कह रहा होता। आज उसे मालूम हुआ था घर वालों से बातें छुपाना कैसा होता है। जो कीड़े जितना झूठ उससे बोला था वो आज बला बनकर उससे निकल रहा था। शादीशुदा जिंदगी में अगर मायके की सपोर्ट चाहिए हो, उनसे बातें छुपानी नहीं चाहिए। फिर मजबूरी में साथ रहो, गुजारा करो। हर औरत गुजारा करती है जैनी। उरोज ने भी तो किया है ना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं थक गया हूँ। जिंदगी में पहली बार मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं हाली हाथ हूँ। हो सके तो मेरे लिए कुर्बानी देना। कॉल कट गई थी। सीनिया ने धीरे से मोबाइल कान से उतारा। हर राह बंद थी, हर फरार मसदूद। चंद पल वो खाली खाली नजरों से आसमान को देखती रही। फिर उसकी आंखों ने बलाजवीर को हरमा हरमा चाल चलते अपनी तरफ आते और अपने साथ बैठते देखा। मैं जानता था अब की बार तुम मुझे बुलाओगी। कहो फिर क्या कहना है? चले जाओ बलाज, मेरी जिंदगी से दूर, बहुत दूर चले जाओ। तुमने मुझसे मोहब्बत की थी ना, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता है, मेरी जान छोड़ दो।
और चले जाओ। मुझे मेरा मकसद पा लेने दो। इस सारे अरसे में मैं खामोश रहूंगी। अब्बा और बशर से कुछ नहीं कहूंगी। अरूज घर वापस आ जाएगी। मैं एक मुकाम तक पहुंच जाऊं, फिर तुम सच बता देना। लेकिन इस वक्त प्लीज चले जाओ। उससे बलाज के आगे मिन्नत की थी। बलाज को अफसोस सा हुआ। मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए उससे व्हाट्सएप पे मौसूल हुई चंद मेडिकल रिपोर्ट्स उसके सामने की। तुम्हारे अब्बा की रिपोर्ट से चंद दिन पहले वो बीमार पड़े थे और डॉक्टर्स ने जिगर का आर्जा बताया है। बात पेवनकारी से बढ़कर ट्रांसप्लांट तक आ गई है। और बशर ने मुझे रिपोर्ट्स भेजी। तुम्हारा बाप मर रहा है जैनी, बिल्कुल वैसे जैसे अजद मरा था। कोई बर्फ का कतरा था जो जीनिया के दिल में उतरा और उस तेजी से फैला कि सारा दिल बर्फ हो गया। 50 लाख से ऊपर का खर्चा है। घर बेच दो तब भी इलाज नहीं करवा पाओगे। और मेरे लिए इतने पैसे तुम्हें देना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक साइन, सिर्फ एक साइन जैनी, और तुम्हारी जिंदगी फेरी टेल बन जाएगी। वरना मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। उससे सुन बैठी सीनिया के आगे से मोबाइल हटाया, चंद बटन एक साथ दबाए और एक वीडियो दिखाई। कैस और सीनिया की वीडियो। मैं कल गवादर जाऊंगा। ये वीडियो तुम्हारे बाप, भाई और खानदान के बाकी लोगों को दिखाऊंगा। फिर मैं कहूंगा कि मैंने तुम्हें कारी किया। गैरत के नाम पे होने वाले मामलात को कारोकारी का नाम दिया जाता है। और तलाक दी। तुम जानती हो आगे क्या होगा। वो उससे करीब बैठा था, खुशबू में रचा बसा, मगर उसके अल्फाजों से अंजीरों जैसी बू आती थी। या तो खानदान को कोई मर्द तुम्हें कत्ल कर देगा, या फिर तुम्हें किसी वडेरे के पास पनाह मिलेगी। जानती हो पनाह में दी गई कारी के साथ क्या होता है। हवेली का कमी कमीन भी उस पे उसके जिस्म पे दस्तरस हासिल कर सकता है। और फिर चंद दिन बाद जब वो हवेली के तमाम मर्दों के लिए जीनत का सामान बन चुकी होती है, तब उसे निकाह के नाम पे एक शख्स को बेचा जाता है। सीनिया मारे वहशत की उठ खड़ी हुई। बलाज ने उसे कलाई से खींच कर वापस बिठाया। उसकी आंखों में बराह रास्त देखा और दोहराया। हाँ जैनी, बेचा जाता है। उस लड़की का शोहर पैसे देकर उससे निकाह करता है, और वही पैसे लड़की के वर्सा को कफारे की सूरत मिलते हैं, यानी जहन्नुम, नीरी जहन्नुम। घर से भागने वाली कवारी या बेशादीशुदा लड़कियां जिन्हें कारी कर दिया जाए, यानी उनके घर का कोई मर्द उठकर कह दे कि उससे उस औरत को किसी मर्द के साथ देखा है, तो अव्वल तो उसे मार दिया जाता है, तो ही वो लड़की भाग जाती है और किसी वडेरे की यहाँ बना ले लेती है। आगे जो कुछ होता है वो ऊपर बयान हो चुका है। इन फरसूदा रवायात ने आज भी गांव देहात की कई लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई है। कारोकारी की रस्म कई दफ़ा सिर्फ सामने वाले को गिराने के लिए की जाती है, यानी अपने घर की लड़की की इज्जत की परवाह किए बगैर चंद टकों की खातिर उसे दरकोर कर देना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बलाज, ये जुल्म है। तुम ये नहीं कर सकते। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। वो जानती थी बलाज हुर्फ बाहुर्फ सच कह रहा है। वो जानती थी बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के दही इलाकों में आज भी गैरत के नाम पे होने वाले उन अक़दाल की वजह से औरतों की ज़िंदगी दरकोर कर दी जाती है। सब ठीक हो सकता है जैनी, अगर तुम एक बार अपनी जिद छोड़ दो। सिर्फ एक साइन और सब ठीक। तुम्हें मेरा साथ इज्जत देगा, मुकाम देगा। मोहब्बत और सुकून का क्या है जैनी। तुमने आधी जिंदगी अब्दुल्ला की दी हुई बेसुकूनी में भी तो गुजारी है ना। बलाज बहुत कुछ कह रहा था। सीनिया को कुछ समझ में ना आया। अब्बा मर रहे थे। सीनिया उनसे पहले मर जाना चाहती थी। बलाज उसके कदमों में बैठ गया था। सीनिया को कुछ महसूस सा हुआ। उसका फ़ोन थरथराया। कॉल अटेंड करते हुए मैं कान के अंदाज में उससे मोबाइल कान से लगाया। अम्मा रो रही थी उस शोर के लिए जो उन्हें मारता था, जलील करता था। सीनिया नहीं रोई। आंसू खुश्क हो गए थे, दिल जामन। अम्मा उसे बता रही थी कि उनके पास 50 लाख नहीं। अम्मा अपनी बड़ी बेटी के सामने खुद को बेबस महसूस करते हुए रो रही थी। जीनिया को कफन में लिपटा अपना भाई नजर आया। कॉल पे रोती अम्मा, रिपोर्ट पे लिखा उसके बाप का नाम, बशर का अजनबीपन, और फिर इस्लामाबाद की चट्टानों ने अपने से ज़्यादा सख्त लड़की को टूटते देखा, या बस्सा हवाओं ने अपने से ज़्यादा बर्फ लड़की को पिघलते देखा। मैं तैयार हूँ, ये आखिरी अल्फाज थे जो उससे कहे थे। उसके बाद गहरा सकूत था, सन्नाटा।